अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे एसी थ्रू एन इंडक्टर। इंडक्टर क्या चीज़ है? इंडक्टर एक कॉइल या सोलिनॉइड होता है एक इंडक्टर बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ कॉइल और इन द फॉर्म ऑफ सोलिनॉइड होता है जिसकी सेल्फ इंडक्टेंस कैपिटल एल लार्ज और डीसी रेजिस्टेंस जो है वो निग्लिजिबल होती है यानी स्मॉल होती है। एक इंडक्टर यूजुअली in the form of coil or in the form of solenoid which have large value of self inductance L and negligible resistance। तो यहाँ पे हमने एक इंडक्टर यानी कॉइल उसे एक सोर्स ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज का जिसके साथ हमने कनेक्ट किया, तो इसमें से जब करंट गुजरेगा तो ऑल्टरनेटिंग करंट गुजरेगा और ऑल्टरनेटिंग करंट की वजह से इसमें ऑटोमेटिकली ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। ये हम ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ जिसको हम बैक ईएमएफ भी बोलते हैं वो इसमें ऑटोमेटिकली इंड्यूस हो जाएगी। तो बैक ईएमएफ सबसे पहले तो जो सोर्स हमने लगाया उसकी वजह से जो इसमें करंट फ्लो करेगा I इज़ इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी या थीटा। ये करंट ऑल्टरनेटिंग करंट है। करंट के तब्दील होते रहने की वजह से इस इंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी जिसे हम बैक ईएमएफ का नाम देते हैं EL। और ये बैक ईएमएफ हमेशा जो करंट आएगा उसको अपोज करेगी। अगर फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमारे पास ये जो कॉइल है इसकी रेजिस्टेंस जो इसकी डीसी रेजिस्टेंस है वो ज़ीरो हो या निग्लिजिबल हो, मतलब वेरी क्लोजली ज़ीरो हो, बहुत थोड़ी हो, तो ऐसी सूरत में जो बैक ईएमएफ है यानी इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगी वो अप्लाइड वोल्टेज के इक्वल होगी। इन दैट केस अगर इस कॉइल की या हमारे इंडक्टर की डीसी रेजिस्टेंस ज़ीरो हो, बड़े अच्छी जो है वो मटेरियल का बना हो, इसकी रेजिस्टेंस निग्लिजिबल हो, बहुत मामूली सी हो, तो ऐसी सूरत में जो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगी वो अप्लाइड वोल्टेज के इक्वल होगी। तो ईएमएफ का फार्मूला हमने प्रूफ किया प्रीवियस चैप्टर में, एल डेल्टा आई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, और ये किसके इक्वल हो जाएगा? अप्लाइड वोल्टेज के। सो वी एल डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी। तो वी अगर एल एक कांस्टेंट है और इक्वलिटी एंड कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी में तब्दील होगा, वी प्रोपोर्शनल टू डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी। और ये डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी जो है ये कहलाएगा स्लोप ऑफ आई टी ग्राफ। सो कल वाला केस कैपेसिटर वाला केस बन रहा है कि वोल्टेज जो है आई और टी यानी करंट टाइम ग्राफ जो हम लेंगे उसका जो हमारे पास स्लोप होगा वो हमें बताएगा अबाउट वोल्टेज। तो यहाँ पर हमने आईटी ग्राफ, सबसे पहले आईटी ग्राफ बनाते हैं। इस साइड पर आई, यहाँ पर भी आई, नेगेटिव वैल्यू अपोजिट डायरेक्शन में। तो क्लियरली आई जो करंट है उसका फार्मूला डिपेंड कर रहा है किस पे? साइन थीटे पर। इस वजह से करंट का जो ग्राफ बनेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इस साइड पे टाइम हम लेंगे तो टाइम के लिहाज से जो इसका ग्राफ बनेगा वो एक साइनसोइडल कर्व या साइन कर्व होगा, जो हम काफ़ी दफ़ा बना चुके हैं। तो ये साइन कर्व होता है यानी साइन थीटे का ग्राफ, साइनसोइडल कर्व भी कहते हैं, साइन कर्व भी कहते हैं। तो ये हमारे पास आई और टी के दरमियान ग्राफ बनेगा। अब अगर हम V का ग्राफ बनाना चाहते हैं, वोल्टेज का, V नेगेटिव और यहाँ पे टाइम, तो ये VT ग्राफ। तो VT ग्राफ के लिए हमें स्लोप को चेक करना पड़ेगा। तो स्लोप आप लोगों को अब तक समझ आ गई होगी स्लोप की, कि सबसे पहले हम चेक करते हैं हमारे पास ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर अगर हम
स्लोप लेंगे तो वर्टिकल लाइन हमारे पास बनी है और वर्टिकल लाइन पे स्लोप जो है वो क्या होगा, मैक्सिमम। तो ये फ़र्ज़ कर लिया मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम वैल्यूज़ है। तो यहाँ पे हमारे पास ये पॉइंट बनेगा। यहाँ पे जब हम स्लोप लेंगे तो टेंजेंट बनेगा इस तरह से, और टेंजेंट चूँकि हॉरिजॉन्टल लाइन है और हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप ज़ीरो होता है, लिहाजा यहाँ पे हमारे पास यानी इस पॉइंट पे हमारे पास वोल्टेज क्या आएगा, ज़ीरो। जब स्लोप ज़ीरो होगा तो वोल्टेज ऑटोमेटिकली ज़ीरो होगा। इस पॉइंट पे आते हैं, इस पॉइंट पर हमारे पास वर्टिकल लाइन बनेगी, जो टेंजेंट बनेगा उस पॉइंट पर वो वर्टिकल लाइन होगी। वर्टिकल लाइन पर स्लोप मैक्सिमम होता है, लिहाजा अगेन स्लोप मैक्सिमम आया बट इन अपोजिट डायरेक्शन आया, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम आएगा। उसके बाद अगर हम इस पॉइंट पर देखते हैं तो इस पॉइंट पर टेंजेंट हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी, हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप ज़ीरो होता है, लिहाजा वंस अगेन यहाँ पे वोल्टेज हमारे पास ज़ीरो, स्लोप ज़ीरो तो वोल्टेज भी क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। वोल्टेज स्लोप पे डिपेंड कर रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे अगेन हमारे पास वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन पे स्लोप मैक्सिमम होता है, लिहाजा ये स्लोप मैक्सिमम बना तो वोल्टेज भी मैक्सिमम हुआ। तो इस तरह से हमारे पास कुछ इस तरह का ग्राफ बना। जब हम इन डॉट्स को आपस में मिलाएंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा, इस तरह का कर्व बनेगा। ये VT ग्राफ है। तो स्लोप को ज़रा ध्यान से देखते हुए स्लोप के लिहाज से हमारा कर्व होगा सारे का सारा। तो अगर हम इन दोनों को कंबाइन करके यहाँ पे बनाते हैं तो हमारे पास फ़र्ज़ कर लेते हैं ये करंट का हमारे पास इस साइड पे टाइम है, ये हमारे पास करंट का ग्राफ है, और जो हमारे पास वोल्टेज का ग्राफ बना है वो कुछ यूँ है, यहाँ से ये ग्राफ बना है। तो दिस ग्राफ इज़ अबाउट V और ये ग्राफ है किसका, करंट का। तो इस तरह से ये वोल्टेज और करंट का ग्राफ जो है वो हमारे पास बन रहा है। अगर हम इनको पॉइंट्स के लिहाज से देखेंगे तो इनको नाम देना चाहें, ये O है, ये पॉइंट A है करंट का, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C हुआ, और यहाँ पे पॉइंट जो है वो हमारे पास D आ जाएगा। अगर हम दूसरा जो हमारे पास ग्राफ है उसके पॉइंट्स को अगर हम देखना चाहें तो ये फ़र्ज़ कर लेते हैं P, और इसको हम N का नाम दे देते हैं, Q चार्ज को कहते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है, PNRS T। सॉरी, ये पहले वाले पॉइंट्स जो हैं ये C हमारा जो है वो ये कंसीडर होगा और D हमारा जो है ये कंसीडर होगा। तो इस तरह से ये OABCD कर्व जो है ये करंट का है, और ये वाला जो कर्व है ये हमारा किसका है, वोल्टेज के बारे में है। तो इस तरह से ये हमने ग्राफिकली चेक किया कि इंडक्टर में से जब ऑल्टरनेटिंग करंट गुजरेगा तो वोल्टेज और करंट जो है उसका ग्राफ किस तरह से बनेगा। अब हम फेज़ लैग और फेज़ लीड को चेक करते हैं। उसके लिए हमें दोबारा से ग्राफ बनाने की ज़रूरत है। तो ये हमारे पास करंट का ग्राफ, साइनोसॉइडल कर्व या साइन कर्व, और इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास वोल्टेज का ये कर्व बना जिसको हमने नेम दिए PNRST, और जो साइन कर्व था उसको हमने नाम दिया OABCD। तो यहाँ पर कौन सी चीज़ लैग कर रही है, कौन सी चीज़ लीड कर रही है। अगर हम देखें तो लीड इसमें कौन कर रहा है और लैग इसमें कौन कर रहा है। तो देखें यहाँ पर एक पॉइंट पे देखें, सभी पॉइंट पर वही होगा। यहाँ पे जो V का ग्राफ है हमारे पास, ये V का ग्राफ है, ये करंट का ग्राफ है। V का जो ग्राफ है वो पॉइंट P पर अगर देखा जाए तो वो अपनी पॉजिटिव पीक पर है। पॉजिटिव पीक पर कितना एंगल होता है हमेशा, π/2, यानी फेज़ π/2 यानी 90 डिग्री का होगा, जबकि करंट का यहाँ पर फेज़ क्या होगा, 0। तो 90 ज़्यादा है, 0 कम है, तो लीड कौन कर रहा है यहाँ पे, V, और लैग कौन कर रहा है, करंट। और वोल्टेज लीड कर रहा है करंट से और करंट लैग कर रहा है वोल्टेज से, कितना, π/2 यानी 90 डिग्री का इनमें डिफरेंस आ जाएगा।
एक चीज़ लैग कर रही है, एक चीज़ लीड कर रही है, तो इनमें डिफरेंस जो है वो 90 डिग्री का है, जिसको हम फेज़र के साथ यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो लीड चूँकि वोल्टेज कर रहे हैं और लैग जो है वो करंट कर रहा है, तो वोल्टेज अपनी पॉजिटिव पीक पर है। अगर मैं यहाँ पर वोल्टेज जो लीड कर रहा है उसको यहाँ पे लेता हूँ V, तो करंट जो है वो उससे लैग करेगा, तो ये करंट का फेज़र यानी वेक्टर डायग्राम बनेगी और दोनों में डिफरेंस जो है वो कितना है, π/2 यानी कि 90 डिग्री का। वोल्टेज लीड कर रहा है, करंट लैग कर रहा है और डिफरेंस उनमें कितना है, 90 डिग्री का। नेक्स्ट हमारे पास चीज़ आ जाती है इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस कल भी बताया था कैपेसिटर का, वो कैपेसिटर की थी, ये इंडक्टर की है। एक इंडक्टर ऑल्टरनेटिंग करंट को फ्लो करने में जो अपोजिशन पेश करता है उसे इंडक्टिव रिएक्टेंस का नाम देते हैं। एक ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, ऑल्टरनेटिंग करंट, उसको फ्लो करने में जो अपोजिशन पेश करता है इंडक्टर, उसे इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं। एक्स एल से इसको रिप्रेजेंट करते हैं और ये बिल्कुल रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ओवर रूट मीन स्क्वायर करंट, वोल्टेज ओवर करंट, ये ओहम्स लॉ के मुताबिक ही है। उसमें सिर्फ रेजिस्टेंस होती है क्योंकि वो रेजिस्टर के बारे में है, लेकिन यहाँ पर जो रेजिस्ट कर रहा है, ये अपोज कर रहा है, उसको हम एक्स एल का नाम देंगे। इसका जो फार्मूला है वो ओमेगा एल, और ओमेगा होता है 2πf/L। एक्स एल चूँकि है रेजिस्टेंस ही, यानी नाम रिएक्टेंस है बट है वही चीज़ अपोजिशन करंट को फ्लो करने में, इसलिए यूनिट इसका बिल्कुल सेम वही है जो कि रेजिस्टेंस का होता है, यानी ओहम्स में इसको मेजर किया जाता है। तो यहाँ से हमें नज़र आ रहा है कि एक्स एल प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, एक्स एल एफ के प्रोपोर्शनल है। मतलब कि अगर ऑल्टरनेटिंग सोर्स की फ्रीक्वेंसी को हम इंक्रीज़ करेंगे तो ज़्यादा अपोजिशन होगी, रिएक्टेंस ज़्यादा होगी, और अगर हम ऑल्टरनेटिंग सोर्स की फ्रीक्वेंसी को कम करेंगे तो अपोजिशन भी कम होगी, यानी रिएक्टेंस जो है वो कम होगी। तो अब हम चेक करते हैं पावर डिसिपेशन। पावर डिसिपेशन, उसके लिए दोबारा से फिर हम इस डायग्राम को फॉलो करेंगे। अगर हम फर्स्ट क्वार्टर की बात करें, फर्स्ट क्वार्टर, तो क्वार्टर हम चौथे हिस्से को बोलते हैं, यानी कि फर्स्ट क्वार्टर अगर करंट के लिहाज से मैं इसको शेडिंग करूं तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वार्टर बनेगा। इसमें उसके बाद ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सेकंड क्वार्टर है सारा, और ये वाला जो हमारे पास है सॉरी करंट के लिहाज से ये वाला जो हमारे पास ये थर्ड क्वार्टर है, ये थर्ड क्वार्टर, इसको शेड किया मैंने, और ये हमारा फोर्थ क्वार्टर है। 1 2 3 4। अब फर्स्ट क्वार्टर में अगर हम चेक करते हैं तो इन फर्स्ट क्वार्टर पावर डिसिपेशन का फार्मूला क्या होता है, VI। तो अगर हम देखें तो हमारे पास पहले केस में वोल्टेज जो है वो P से N तक हॉरिजॉन्टल लाइन से अबव है, इट मीन्स कि वो प्लस का है, प्लस V है। और अगर करंट को देखा जाए तो करंट भी O से A तक पॉजिटिव साइड पर है, लिहाजा प्लस I है। तो हमारे पास बना प्लस का VI, यानी कि पावर जो है वो प्लस का मतलब है कि वो खर्च हुई है, कंज्यूम हुई है या डिलीवर हुई है। डिलीवर ज़्यादा बेहतर वर्ड है। पावर डिलीवर हुई है, तो पावर डिलीवर हुई है किसको, इंडक्टर को। तो यानी कि ऑल्टरनेटिंग सोर्स ने जो पावर डिलीवर की है इंडक्टर को, ये वो वाली पावर है। तो सेकंड क्वार्टर में अगर हम देखेंगे, इन सेकंड क्वार्टर तो सेकंड क्वार्टर में हमारे पास पावर जो है उसके फार्मूले को अगर हम फॉलो करें VI को, तो वोल्टेज यहाँ पर देखें ये सेकंड क्वार्टर है और इस क्वार्टर में N से R तक यानी वोल्टेज हमारे पास नेगेटिव है, डाउनवर्ड है, जबकि करंट A से B तक जो है वो प्लस का है। तो नेगेटिव VI, देखें पहले प्लस का VI था, अभी नेगेटिव VI आया, मतलब जितनी पावर पहले थी उतनी अब है, लेकिन नेगेटिव का मतलब है कि अब पावर जो है वो रिटर्न हो गई है, पावर जो है वो रिटर्न हो गई है। जितनी पावर पहले दी थी सोर्स ने इंडक्टर को, उतनी ही पावर अब इंडक्टर ने वापस कर दी है, रिटर्न कर दी है, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू आ रही है। इसी तरह से थर्ड क्वार्टर में अगर हम चेक करेंगे, थर्ड क्वार्टर, तो ये तीसरा क्वार्टर है, इसमें दोनों नेगेटिव हैं, तो दोनों नेगेटिव यहाँ पर नेगेटिव पुट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, प्लस का। तो पावर जो है वो क्या होगी,
वी आई फार्मूला होता है, दोनों नेगेटिव हैं, नेगेटिव आई तो प्लस का वी आई बना, मतलब पावर फिर जो है वो कंज्यूम हुई या डिलीवर हुई, ठीक है जी, कोई भी वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं, पावर डिलीवर हुई या सप्लाई या कंज्यूम हुई। और इन फोर्थ क्वार्टर, चौथे क्वार्टर में देखें तो सेम पावर रिटर्न हो गई है, क्योंकि थर्ड क्वार्टर में पॉजिटिव आया था और फोर्थ क्वार्टर में आंसर जो है हमारे पास नेगेटिव आएगा, क्योंकि एक चीज़ करंट जो है वो यहाँ पर अगर देखा जाए तो डाउनवर्ड है, वो नेगेटिव है, और वोल्टेज अपवर्ड है, वो पॉजिटिव है, तो इसका आंसर जो हमारा नेगेटिव आएगा सेम। तो एक हाफ साइकिल में देखा जाए तो एक हाफ साइकिल में कोई पावर कंज्यूम नहीं हुई और नेक्स्ट हाफ साइकिल में भी कोई पावर कंज्यूम नहीं हुई, तो ओवरऑल पूरे साइकिल में किसी किस्म की कोई पावर खर्च नहीं हुई। सो इंडक्टर जो है वो पावर खर्च नहीं करता। सो इंडक्टर एक ऐसा कॉइल है जिसमें पावर डिसिपेशन जो है वो हमारे पास जो है वो किसके बराबर आती है, ज़ीरो के, यानी किसी किस्म की कोई पावर जो है वो डिसिपेट नहीं हुई, यानी खर्च नहीं हुई, वो ज़ीरो हुई एक पूरे साइकिल में। इस तरह से नेक्स्ट साइकिल में भी खर्च नहीं होगी। तो हम कह सकते हैं कि इंडक्टर जो है वो एक ऐसा कॉइल होता है जो कि पावर खर्च नहीं करता, लिहाजा बग़ैर पावर खर्च किए अपने अंदर से करंट को पास आउट करता है। करंट तो आ रहा है, गुज़र रहा है, लेकिन पावर कंज्यूम नहीं हो रही। तो ऐसा इंडक्टर जो ये काम करता है जिसमें पावर ज़ीरो होती है या पावर खर्च नहीं होती, इसको हम चोक का नेम देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड चोक। तो ये स्टूडेंट्स आज का लेक्चर था, इसको दोबारा गौर से सुनें और अपने नोट्स या अपनी की बुक्स पर या अपनी टेक्स्ट बुक पर इसको रीड करें। आई होप सो कि आप लोगों को समझ आ जाएगी। नेक्स्ट लेक्चर के साथ इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।